जय हिंद। पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है उससे लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को बर्बाद करने के बाद भारत ने चारों तरफ से तगड़ी घेराबंदी कर दी है। पाकिस्तान के अंदर से सेना को भी अपने वजूद को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान है वो जेल में है और उनकी पार्टी भी एक तरीके से सेना और आईएसआई ने मिलकर नष्ट कर दी है। जनरल आसिफ मुनीर और अन्य लोगों ने जिस तरीके से हरकतें वहाँ की थी उसी के खिलाफ इमरान खान की पार्टी सड़क पर उतरकर दो हाथ कर चुकी है। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने पाकिस्तान में या किसी नेता ने सेना के खिलाफ मोर्चा लिया, और यही वजह है कि इमरान खान की पार्टी और उन्हें खुद भी आर्मी ने जेल में डाल रखा है। बलूचिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी पाकिस्तान बुरी तरीके से घिर गया है। ऐसे में पाकिस्तान की हुकूमत और आर्मी आतंकी अड्डों पर भारत के पुरजोर आक्रमण से तिलमिला रही है। तो कुल मिलाकर इसके मायने क्या हैं और इन सब चीज़ों को लेकर किस तरीके से विश्व समुदाय रिएक्ट कर रहा है और आगे किस तरीके से पाकिस्तान के सामने चुनौतियां आने वाली, भारत को कहां सतर्क रहना है। आज पूरे देश में मॉक ड्रिल चल रही है कि अगर कोई युद्ध के जैसे हालात बने या युद्ध हमें लड़ना पड़ा तो हम अपने नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे। तो मंथन में आज पूरा विश्लेषण। एक वक्त में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। तो इस पूरे जो आतंकी अड्डों पर ज़बरदस्त तरीके से आक्रमण के बाद एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे पास कि इस पूरे घटनाक्रम में जो टेक्नोलॉजी भारत ने यूज की हो बड़ी आला किस्म की टेक्नोलॉजी है। और मेरी एक सैन्य विशेषज्ञ से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे बड़ी आला बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अमूमन जो बम गिराए जाते थे, अगर मान लीजिए किसी छत पे गिरा तो छत टूट गई और फर्स्ट फ्लोर नष्ट हो गया, लेकिन ये इतनी आला टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इतनी नवीनतम और आधुनिक टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से आतंकी अड्डों पर जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है भारत ने, उससे अगर उस बिल्डिंग के बेसमेंट में अंदर भी भूतल पर भी कोई अगर छिपा बैठा है तो वहाँ तक वो नष्ट कर सकता है। और यही हुआ है, जो जितने भी हमले हुए हैं अब नीचे तक सब इमारत को पूरी तरीके से ध्वस्त और जमींदोज किया गया है। तमाम आतंकी अड्डे, जैश, लश्कर और जितने भी आतंकी संगठन हैं वहाँ, हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों आतंकी संगठनों के अड्डों पर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी की है, बम बरसाए हैं। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन देखे, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करे बगैर मिसाइलें दागी हैं, बम बरसाए हैं और पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनमें कोहराम मचा हुआ है। विदेश मंत्रालय ने पूरी स्थिति को स्पष्ट किया है विश्व समुदाय के सामने, और कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर हैं, उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के पक्ष को रखा। पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने लॉन्च किया और उसको सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किस तरीके से हमने क्या क्या संदेश दिए। जो आतंकवादी थे उन्होंने बाकायदे धर्म पूछ कर मारा। वो बात भी विदेश मंत्रालय ने क्लियर की कि आतंकवादियों का जो मकसद था भारत में अफरा तफरी फैलाना था, और भारत के नागरिक, भारत की सरकार इसके बधाई की बात रहे कि उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। महिलाओं को नहीं मारा, उनके पतियों को उनके सामने मारा, सिंदूर उजाड़ा, सुहाग उजाड़ा, उसी का बदला आज लिया गया और इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और इस पूरी ऑपरेशन की जानकारी के लिए 2 महिलाओं को ही चुना गया और दोनों अलग अलग धर्मों से हैं। एक मुसलमान कर्नल हैं और एक व्योमिका सिंह हिंदू हैं। तो भारत ने ये भी संदेश दिया विश्व समुदाय को कि आप चाहे जितनी नफरतें फैलाने की कोशिश करो, पाकिस्तान को भी खास तौर पर ये संदेश है कि हम एक हैं, हमारे यहाँ सांप्रदायिक एकता, सौहार्द है और हमारी सेनाओं में भी महिलाएं इतनी ताकतवर हैं। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए।
इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान देना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी स्थिति को समझा, बूझा और देश के सामने अपनी बात रखी। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की CWC की एक आपात बैठक हुई। राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। पक्ष और विपक्ष की इस संदर्भ में क्या वक्तव्य है, क्या राय है, उसे हम आपको सुनाते हैं। साथियों, जैसी कि हमारी भारतीय सेनाओं ने इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है। हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है।
और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे, देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो कांग्रेस पार्टी का लाउड एंड क्लियर संदेश, सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर उन्हें गर्व है, सेना पर गर्व है, सरकार के काम को समर्थन है और पूरी तरीके से किसी प्रकार का कोई भेदभाव मतभेद नहीं है। पूरा इंडिया अलायंस सरकार के साथ खड़ा है। देश की रक्षा के लिए जो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ है, पूरे देश के साथ में है। और जब हम सब साथ होते हैं, संघे शक्ति का सिद्धांत आपको पता है, तो फिर एक तस्वीर सामने आई है, उसे देखिए। ये तस्वीर है बहावलपुर की, जहां आतंकी अड्डे, यहाँ आतंकवादी बनाए जाते थे, वहाँ पर हमला हुआ है, ध्वस्त हो गया पूरा का पूरा मुख्यालय ही, जैश का मुख्यालय पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। कोटली है, मुजफ्फराबाद है, ये बहुत इस तरीके के इलाके हैं जहाँ आतंकी कैंप लगातार यहाँ थे और उनको एक एक करके अटैक के जरिए नष्ट किया गया है। मसूद अजहर का परिवार मारा गया है, 10 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी झंडे में उन्हें दफनाया गया है, ले जाया गया है और पाकिस्तानी झंडा उन्हें पहनाने का मतलब ये है कि पूरी पाकिस्तान में सैनिक सम्मान के साथ में उनके परिवार को, मसूद अजहर के परिवार को सुपुर्द खाक किया गया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की सेना ISI खुले तौर पर आतंकवादियों के साथ में खड़ी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हैं, याकूब मुगल का जनाजा निकल रहा है। तो एक तरीके से आज पाकिस्तान में जनाजा ही
जनाजे नज़र आए और घायल आतंकियों से मिलने के लिए पहुंचे थे आसिफ मुनीर, जो वहां के जर्नल हैं, आर्मी चीफ हैं। तो कुल मिला के ये तस्वीर है, बहुत सारी सैकड़ों हजारों तस्वीरें हमारे पास आई। पाक झंडे में आतंकी जो हमने जिक्र किया था लेकर आया गया, तो ये बहुत सारी तस्वीरें हम लगातार के न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। सीधे अब रुख करेंगे मेहमानों का। हमारे साथ इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अमीन विदेशी मामलों के जानकार हैं, अमीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मौसमी के सचदेवा भी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और सिविल डिफेंस के रिटायर्ड चीफ वार्डन रूप कुमार शर्मा भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद कि हमने पहलगाम का बदला लिया। अब बहुत नपा तुला आक्रमण आतंकियों पर, कहीं भी इसको कतई ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये भारत पाकिस्तान के बीच कोई मसला है या युद्ध है। सीधे सीधे आतंक बनाम भारत की लड़ाई है और उसमें हमने आतंकी अड्डों को नस्त नाबूद कर दिया है। पाकिस्तान चौतरफा तरीके से घिरा हुआ है। रजनीश शुक्ला जी भी आ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डिफेंस की अच्छी जानकारी है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजनीश शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत। बिलाल सब्जवारी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिलाल भाई, दिन भर और देर रात से लगातार आप लोग सब संपर्क में हैं, चीज़ों को देख रहे हैं किस तरीके से चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो मुझे लगा कि भारत को जो कड़े संदेश देने चाहिए थे, एक उसमें सीधे सीधे ये है कि हम आतंक को छोड़ेंगे नहीं और किसी हद तक हम जाएंगे, कहीं भी हम घुसकर आतंकी अड्डों पर आक्रमण करेंगे। उसके अतिरिक्त हमने ये दिखा दिया कि अगर आपने हमारे महिलाओं का, बच्चियों का सिंदूर उजाड़ा है तो ऑपरेशन सिंदूर जो सिंदूर है वो बारूद बनकर आप पर बरसेगा, वो दिखाया गया है। हमारी दो जाबाज महिला सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। इसके बहुत सारे मायने हैं और ये भी बताया गया है कि जो नफरत फैलाई गई थी धर्म पूछकर, कपड़े उतरवा कर, उसके लिए हमने संदेश दे दिया कि हम एक हैं, हमारे यहाँ महिलाएं भी कमांडर हैं सेना की। और कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मैं पढ़ रहा था तो वो पहली भारत की ऐसी महिला कमांडर हैं जिन्होंने बहुत आला दर्जे की ट्रेनिंग और जो युद्धाभ्यास का नेतृत्व किया है भारत की ओर से। तो आज हमने भी, और वो कश्मीर में ही पोस्टेड हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये सारे संदेश एक साथ दे दिए हैं। और एक और संदेश मुझे दिखा, जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो प्रधानमंत्री के पीछे गांधी जी की बहुत बड़ी तस्वीर हमने देखी कि अहिंसा परमो धर्मा, इसका भी सिद्धांत जो है हमारा, उसका भी संदेश भारत ने दिया है। बिलाल सब्जवारी। ठीक फरमा रहे हैं दुर्गेंद्र भाई, आपने प्रस्तावना में बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन यकीनन ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है, भारत और भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत है। इसमें हमें भारत सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति, सेनाओं की जाबाजी को जितनी तारीफ की जाए उतना कम। लेकिन पाकिस्तान पर जिस तरह से हमने एक अप्रोच रखा और जिस तरह से हमने इस लड़ाई को किसी भी तरह कोई रिलीजन रिफ्लेक्शन नहीं देने की कोशिश की, और जिस तरह से हमने मेजर्ड, सोफिस्टिकेटेड, स्विफ्ट और स्ट्रैटेजिकल जो हमने स्ट्राइक की आतंकवादी ठिकानों पर, ये बता रहा है कि भारत पर जो पहलगाम में हमला हुआ था उस पे हमने जिन लोगों को हमें पनिश करना चाहिए था, जिन आतंकवादियों को हमें पनिश करना चाहिए था, हमने अब उन पर ही फोकस रखा जी। पाकिस्तान की सिविलियन कैजुअलिटी से हमने हमारी स्ट्राइक हमारी स्ट्राइक ने बचाया। साथ ही साथ पाकिस्तान के कोई मिलिट्रली एस्टेब्लिशमेंट पे हमने कोई अटैक नहीं किया, बहुत ही फोकस होकर हमने ये स्ट्राइक किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ ही साथ इसका जो हमारा इंटरनल डायनेमिक्स है, जो भारत के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की जो जिम्मेदारी होती है सरकार की, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि भारत की जो अप्रोच रही है उसे भारत की एक स्ट्रैटेजिकल मूव भी कह सकते हैं कि सोफिया कुरैशी और योमा सिंह के माध्यम से जो हमने उसको प्रेस ब्रीफ कराया, उसने जो एक इंटरनल सांप्रदायिक सौहार्द को
एक बैलेंस करने की कोशिश की। जी जी। और हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय एकता का जो एक इसके माध्यम से दर्शन हुआ, और जिस तरह से पाकिस्तान ने इस आतंकवादी घटना से पहले असीम मुनीर ने इसे 2 स्टेट नेशन थ्योरी से जोड़ा था और हिंदुस्तान को एक धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की थी जी। उस पर भी हमने बहुत ही खूबसूरती से पानी फेर दिया। तो कुल मिलाकर भारत की हर एतबार से जीत है। हमने बहुत खूबसूरत अंदाज में पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे भी आइसोलेट किया है, पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी आइसोलेट किया है, और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया है कि अगर आप अपनी इन गलतियों से सबक नहीं लेंगे तो भारत आपको इसी तरह पनिश करता रहेगा। और कुल मिलाकर जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो भारत की पॉलिटिकल एकता भी नजर आई, जिस तरह से पक्ष विपक्ष इसमें एक नजर आया, वही पाकिस्तान के अंदर हमें एक ड्रॉबैक नजर आया। जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी है, उसके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो अपनी सरकार पर क्रिटिकल होते नजर आए, शहबाज शरीफ पर क्रिटिकल होते नजर आए, ख्वाजा आसिफ पर क्रिटिकल होते नजर आए। ये उनका एक ड्रॉबैक नजर आया। साथ के साथ जो एक बड़ा बोलेपन से पाकिस्तान काम कर रहा था, वो उसका जो एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच जो दिख रहा था, उसमें पाकिस्तान किसी तरह भी पूरी तरह गया है। और साथ ही साथ चाइना का जो दम भर रहा था, चाइना ने जिस तरह से स्ट्रेटेजिकल अपना मूव लिया है, जिस तरह से सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, ईरान ने, अमेरिका ने, ये सब बताता है कि कुल मिलाकर हमने हर स्तर पर इस लड़ाई को जीत लिया है। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें बिलाल साहब ने रखी। आलोक जी की तरफ मैं रुख करूंगा। आलोक जी, अब हमले को भी एक वक्त हो गया है कि देर रात हमला हुआ, 25 मिनट में इस हमले को अंजाम दिया गया। बहुत सारी चीज़ें अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बहुत आला दर्जे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। तो हमने अपने एक सैन्य शक्ति, हमने सांप्रदायिक एकता, तमाम चीज़ों का हमने मुजाहरा किया है। और जो बैठक के विजुअल आए कैबिनेट के, उसमें मैंने इससे पहले कभी गांधी जी की बहुत बड़ी तस्वीर नहीं देखी किसी भी कैबिनेट की बैठक में, लेकिन आज वो बाकायदे बहुत बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री के पीछे लगाई गई थी कि भाई हम गांधी के अनुयायी हैं, हम अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई रक्त रंजित करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उड़ा देंगे उसको। पाकिस्तान के सामने कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं, 3 मोर्चे उसके खुले हुए हैं। आलोक जी। धन्यवाद योगेश जी। आप जो कह रहे हैं इसके 2 अंश है। पहला अंश की सेना की बहादुरी की है, इसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और ये तो सेना से न्यूनतम उम्मीद है जिस पर उसमें वो खरी उतरी, क्योंकि इससे पहले भी सेना बहुत आगे तक जा चुकी है, लाहौर के करीब भी पहुंचने वाली थी अतीत में भी। तो सेना के ऊपर तो कोई सवाल नहीं है, किसी भी तरीके का सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए, अब आपने एक मीडिया में एक प्रचार चलता है, मीडिया में प्रचार ये चलता है कि प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी है। मैं इस नैरेटिव से सहमत नहीं हूं। यही नैरेटिव हमको पाकिस्तान और भारत में भेद करना सिखाता है। भारत की जो सत्ता है उसका सेना पे अंकुश रहता है, वो सेना को अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से और अपनी राजनीतिक मंजूरी से आगे बढ़ने की इजाजत देती है, जो पाकिस्तान में नहीं है जी। पाकिस्तान की जो सेना है वो अपनी हुकूमत को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देती है। हमारे पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होंगे। सब लोग ये जानते हैं कि वहां पर जितनी जो सरकारें हैं वो कठपुतली सरकारें होती हैं। भारत में कठपुतली सरकार नहीं है। अब सवाल ये 2 चीजें उठती हैं। आपका जो जवाब है मैं उसमें थोड़ा सा बाद में आऊंगा। मेरा इस मानना है कि सिर्फ 2 चीजें हैं। आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे, सक्षम है जी, ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेट है, ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। चीन भी न्यूक्लियर स्टेट है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी आपके 2 पड़ोसी न्यूक्लियर शक्तियों से संपन्न हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप तो खुद हैं। इसका मतलब क्या निकलता? इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा गंभीर है। जी जी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने उस पर हमला कर लिया या आपने उसके टेररिस्ट कैंप को आपने निस्तनाबूद कर दिया, तो उससे नहीं होता। आपकी लड़ाई ज्यादा बड़ी है। ज्यादा बड़ी इस मायने में है क्योंकि आपने पहले भी आपने किया, आपने बालाकोट किया, आपने सब किया। तो क्या उससे बात बन गई? क्या आपने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को और इसको अलग कर दिया तो क्या इससे बात बन गई? क्या इससे आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या?
इसका मतलब यह है कि सीधा संदेश है, आपको चाक चौबंद रहना पड़ेगा। जी कैसे रहना पड़ेगा? वो रहने की सीख आपको कुछ कुछ इजराइल देता है। वो चारों तरफ जिस तरीके के देशों से घिरा हुआ है, कहना नहीं चाहिए, थोड़ा अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, लेकिन भारत की जो सीमाएं भी हैं, सीमावर्ती जो देश हैं, उनके साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनमें से आप चीन को भी आप ले सकते हैं। आप याद करिए, कमांडर स्तर पर आपकी 2 दर्जन चक्र की राउंड की वार्ता हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते हैं, आपको मालूम है। बांग्लादेश के साथ में आपके क्या रिश्ते हैं, आपको मालूम है। आपके साथ नेपाल, मतलब भूटान में कहां तक वो चिकन नेक में वो चीन ने अपनी बस्तियां बना ली हैं, ये भी आपको सब मालूम है। तो ऐसे अर्थों में इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये 3। पहला मैसेज कि आपको यथार्थ से आंखें नहीं चुरानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेना की कोई उपलब्धि कम है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार की कोई उपलब्धि कम है। सब कुछ उपलब्धि है, लेकिन मंजिल आपकी बहुत आगे है, ये पड़ाव है। आपने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर लिया, तो वो क्या, वो पड़ाव था। आपने यहाँ पे अभी मुजफ्फराबाद में पीओके और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में कर लिया, तो ये पड़ाव है। आपका मुख्य काम क्या है? आपका मुख्य काम यह है कि कोई भी ऐसी घटना होने ना देना। ये आपके बड़े होने और आपके शक्ति संपन्न होने का और दुनिया में आदर पाने का एक तरीका है। ये बहुत बड़ी बात, यही एक तरीका है, और इसी तरीके के ऊपर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और विश्व जनमत तो जुटाना पड़ेगा। मेरा एक मानना यह है, आज के दौर में विश्व जनमत जुटाए बिना कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी होते हैं, और इतने दबाव होते हैं, ये मेरे ख्याल से कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे कुछ पैनलिस्ट और भी होंगे। बाकी मुझे लग रहा है सेकंड राउंड में अगर कोई विशेष सवाल हो तो आप बताएं। जी बहुत शुक्रिया आलोक जी, लगातार आप बने रहिए, क्योंकि मुझे एक ब्रेक पर जाना है। आलोक जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बहुत अच्छी उपलब्धि है, सरकार को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए। सेना तो हमारी अद्भुत है ही, सेना ने असीम पराक्रम का परिचय देते हुए ये काम किया है, लेकिन ये पड़ाव है, मंजिल दूर है, और हमें उस मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जिस तरह इजराइल अपने को सुरक्षित रखता है, उस तरह की स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई पहलगाम, कोई पुलवामा ना हो। एक वक्त में यहाँ 1000 के करीब लोग नमाज पढ़ते थे। चौतरफा घेरा पाकिस्तान, और ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, सबूत हैं सैन्य मोर्चे पर हमने किस तरीके से आतंकी अड्डों को नष्ट किया है। जब ये हमला भारत ने सैन्य जो आतंकियों के ठिकाने थे, भारत का जो सैन्य हमला हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्टॉक चेन धड़ाम हो गया। वहाँ ऐसी स्थितियां हैं कि उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, एक तरीके से निवेश की भी दिक्कतें हैं, और लगातार इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि जो 2023 से पहले उसे ग्रे सूची में डाला गया था, उसको भी फिर से बहाल किया, ताकि उसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ना मिल सके। तो इन तमाम चीज़ों के बीच भारत ने ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसके 5 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये पूरे घटनाक्रम को सूचित किया है कि हमने किस किस तरीके से किया। उनमें पाकिस्तान को भी ये प्रॉपर सूचना गई है। तो क्या अब पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है, रिटेलिएट कर सकता है? इस सवाल का जवाब मैं मौसमी के सचदेवा से चाहूँगा। मौसमी जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मौसमी जी, अगर आप मेरा सवाल आप तक पहुँचा हो तो कृपया मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है, हमला कर सकता है? देखिए, जैसे पाकिस्तान ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को बंद कीजिए, हम रिटालिएट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिटालिएशन इज नॉट लाइक रैशनल वॉर, तो वो लड़ नहीं सकते, बट उन्होंने शेलिंग किए हैं बहुत हमारे जो सिविल एरियाज हैं JNK के रीजन में। सो ये एक तरह की रिटालिएशन ही है। और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है आज रात अलर्ट है, दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ होगा। जैसे मेरे एसोसिएट्स बोल रहे हैं डिफेंस की,
कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज रात वो हाई अलर्ट में तो हमेशा से ही है, अभी थोड़ा सा सिचुएशन क्राइसिस है, बट आज रात कुछ एक एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान से कुछ रिटेलिएशन आ सकता है, पर छोटा मोटा रिटेलिएट तो वो कर ही रहे हैं। आप देखिए वो शेलिंग कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस को हार्म कर रहे हैं। इंडिया, भारत ने भी उसका ऐसा नहीं है, भारत ने भी अपना पूरा स्टैंड रेडी रखा है। आप देखिए वहाँ पे बंकर सारे एक्टिवेट कर दिया है, मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो भी डिप्लॉय कर रखा है, इवैक्यूएशन हो चुका है, बहुत जगहों पे इवैक्यूएशन कर चुका है, टेम्परेरी जो इवैक्यूएशन है। और बीएसएफ और आर्मी जो एंटी वो इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड होता है वो इंटेंसिफाई कर चुके हैं उस एरिया में। वहाँ पे बहुत सारे आप एरियल जो ड्रोन्स है, एरियल मशीन्स है, एरियल जो वो है वो भी वहाँ पे डिप्लॉय कर चुके हैं, सो दैट वो उनके जो मूवमेंट को वो ट्रेस कर सके। अब आज रात को पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है, रिटेलिएट तो कर सकते हैं वो, और रैशनली नहीं करेंगे तो इरैशनली करेंगे डेफिनेटली। ये चीज आज की बात नहीं है, ये वायलेट करते ही है, सीज फायर वायलेट करते ही है और अभी भी कर रहे हैं। सो आगे देखा जाएगा कि भारत का स्टैंड क्या है, क्योंकि भारत नहीं चाहते हैं कि ये एक फुल स्केल वॉर हो या एस्केलेट हो। भारत ने पहले भी बोला है कि ये हमारा जो जंग है टेररिज्म के खिलाफ है, एंड इसीलिए उन्होंने टारगेटेड स्ट्राइक किया है, टेरर कैंप्स में किया है, जहाँ पे कोई कैजुअलिटीज नहीं है, जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है कि कहाँ अटैक उनके सिविल एरियाज में हुआ है। ऑल्दो पाकिस्तान ने क्लेम किया है, जैसे कि आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया है कि सिविलियन को टारगेट किया गया है, उनके मस्जिदों मदरसों को टारगेट किया गया है, बट ही कुडंट प्रोवाइड एनी प्रूफ, क्योंकि अगर वो इतने डेंस रीजन में है और वहाँ पे अगर वो उनके मदरसेस हैं, इट्स अ क्वेश्चन कि वो मस्जिद और मदरसों को कहीं मतलब वो टेरर कैंप्स है एक्चुअली। सो ये सवाल उन्होंने खुद पे किया है और उन्होंने पाकिस्तान ने आज खुद ही एक्सपोज कर दिया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि उनके जो मस्जिद है, उनके जो मदरसा है या सिविल कॉलोनीज है, वो टेररिस्ट या टेररिज्म को पनाह देते हैं। ठीक है। तो अभी अगला मोड देखेंगे आज रात को रिटेलिएट या कब रिटेलिएट करेंगे, तो इंडिया इज रेडी, भारत रेडी है। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, अभी मौसमी जी ने कुछ चीज़ों को बताया है, लेकिन जो मेरा सवाल इसके मुताल्लिक था कि जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक की और या हमने जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की आतंकी अड्डों को नष्ट करने के लिए, अभी सीमा पर सेलिंग हो रही है, सुबह कुछ लोग मारे भी गए, हमारे नागरिक भी मारे गए हैं, लेकिन क्या इस तरह की कोई एयर अटैक कर सकता है पाकिस्तान? और जैसा कि मैंने कहा कि चौतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? अनम्यूट करिए डॉक्टर मोहम्मद अमीन। जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेटिकली उसको शून्य में ला दिया है, यानी उसकी कोई स्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है नहीं थी, पहले वो हुआ करती थी। आज उसको एक्सपोज करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं वो एक करियर डिप्लोमेट हैं, उन्होंने इस तरह से किया है ब्रीफिंग अपने विदेश मंत्रालय में बुलाकर सारे डिप्लोमेट देश के अंदर, कि जिससे उनको ब्रीफिंग की गई और ये बताया गया कि हमने अगर हम इन पे कोई हमला भी करेंगे तो क्यों करेंगे, और उन्होंने हमारे साथ पहल की है। आप बिल्कुल इस बात को याद करिए, जैसे फिलिस्तीन से हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, और उसके बाद फिर इजराइल ने उनको छोड़ा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे देश में हमारे जो लोगों में था, कितना उबाल और गुस्सा था, ये देखने वाला था, हर वर्ग में था। और आप देखिए कोशिश की उन्होंने हमारे देश के अंदर कितने हजार करोड़ का हमारा चल रहा था लास्ट ईयर का जो पर्यटन का काम था, उसको डैमेज करने की कोशिश की आर्थिक तौर पे, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं है। कश्मीर हमारा एक स्वतंत्र मतलब वहाँ पर डिप्लोमेटिक हमारा, जबकि वहाँ पर विधायकी यानी यहाँ चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड है जनता की ओर से, और वहाँ की जनता इलेक्शन चाहती है, वहाँ पर अमन चैन चाहती है, इसलिए उनको ये बर्दाश्त नहीं था। इसके लिए भी उनको बहुत परेशानियां रही, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री 70 और 35 को हटा दिया और एक झंडे के अंदर ले आए, वहां दूसरा झंडा हटा दिया गया। यानी हमारे देश का रियल में पार्ट था और है और रहेगा, ये साबित हो गया। और शांति से चल रहा था स्टेट
उसमें एक कोशिश की गई कि धर्म को बांटने के लिए। अब ये बताइए कि यही पाकिस्तानी है जो कल रात में उन्होंने फायरिंग की है, अभी जो फायरिंग की उसमें काफी लोग मारे गए। वो कौन मारे गए? वो सब कश्मीरी मारे गए। कौन है? वो मुस्लिम है ज्यादातर। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये सिर्फ इनकी बदमाशी और मक्कारी है, जिसका नतीजा है कि इनको मोदी जी ने सही तरीके से इनका हिसाब किताब किया है, जो ये लोग चाहते थे। अब आप देख लीजिए कि इनको पूरी दुनिया में, यानी पड़ोसी जो कहते हैं कि कट्टर कहलाते हैं अफगानिस्तान के मुल्ला लोग, उन्होंने भी इनको वहां पर खुशी मनाई है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और देखिए ईरान ने भी हमारा साथ दिया, हमारे साथ रशिया साथ रहा, हमारे साथ अमेरिका साथ रहा, हमारे साथ ब्रिटेन साथ रहा। और ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारे देश के अंदर कोई इस तरह की कोई बात नहीं है। गल्फ कंट्रीज जिसको कहा जाता था, जिससे भीख मांग के लाता है पाकिस्तान, अपना खर्चा चलाता है, उसने भी हमारा साथ दिया। और वहीं पर तारीफ की बात की है, जिसको दुनिया पूरी अरब को मानती है, उस अरब देश में ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर थे और वो दौरा छोड़कर वहां पर गए। इससे क्या दर्शाता है? और उन्होंने आके यहाँ पर अपनी मीटिंग्स की और ये कहा, अपने हर भाषण में कहा, इनको लोग सोच रहे थे कोई बदला नहीं लेंगे या कुछ नहीं करेंगे, चाहे देश के किसी पार्ट के लोग रहे हों, सोच रहे थे, उन्हें डाउट था कि क्या करेंगे मोदी जी। लेकिन मुझे पक्का विश्वास था, देश को पक्का विश्वास था, ये मोदी की जो सरकार है वो एक्शन वाली सरकार कहलाती है और उन्हें लेना ही लेना बदला। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि हम उनको लेंगे जो आतंकवादी हैं और उनके अफवाहों को। जो उन्होंने कल किया, रात में 1:10 पे शुरू हुआ और 40 पर खत्म हो गया। 25 मिनट के अंतर्गत 9 आतंकी प्लेसों पे हमले किए गए और लगातार किए गए। करने के बाद सुरक्षित लौट के हमारे वहाँ जो वायु सैनिक थे वापस आ गए। उनकी भूरी प्रशंसा करना चाहिए पूरे देश को। और मानता है एक डिप्लोमेट के नजरिए से अमीन साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा कर भी रहे हैं, लेकिन एक डिप्लोमेट के नजरिए से आप पूर्व डिप्लोमेट भी हैं, एक डिप्लोमेसी के फ्रंट पर आलोक जी ने बार बार इस बात को जोर दिया कि हमें डिप्लोमेसी पर बहुत सतर्कता बरतनी है और हमें विश्व समुदाय को अपने पक्ष में करना। उस पर हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इस पर जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, यहाँ पर सवाल है स्टार्टिंग में ही डिप्लोमेसी के तहत ही जो विश्व स्तर पे हमारी डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं 1 to 1, पहले हम पश्चिम की तरफ देखा चाहते, वेस्ट पॉलिसी लागू होती थी, कभी ईस्ट हम पॉलिसी अडॉप्ट करते थे यहाँ पर विदेश मंत्रालय में। आज हमारी 1 to 1 पॉलिसी है, यानी टिट फॉर टैट, जैसा मेरे साथ करेगा वैसे ही हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी पर डिपेंड करते हैं। एक समय जब था लोग जानते थे अमेरिका, चाइना, रशिया का नाम लेते थे, आज उसमें हिंदुस्तान का नाम अव्वल दर्जे पे आता है, हिंदुस्तान का भी नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, हमारे इतनी पहुंच हो चुकी है, हम हर एक कंट्री से 1 to 1 बात करते हैं। और आपको याद होगा कि G20 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने G20 करके भेजा, यानी अफ्रीकी देशों का भी उसमें सम्मिलित किया। यानी वो कितने देश थे? काफी देश थे हमारे जो सम्मिलित हुए उसमें। उसको आज वो भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, ऐसा नहीं कि देश नहीं मुसलमान देश हैं, उनका भी हमारे पास साथ है। और उसमें एक ही एजेंडा पास हुआ था, मोदी जी ने कराया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी है आतंकवाद उसको हम समाप्त करेंगे। ये उसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने पहले तो ये किया और अभी करके दिखा दिया। और इससे किसी भी सिविलियन का लॉस नहीं हुआ, किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो हुआ है वो आतंकवादियों निश्चित तौर पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से हमने कहा है। और इस घटनाक्रम के बाद क्या हम विश्व में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े झंडा बरदारों में से एक हो सकते हैं? क्या रजनीश शुक्ला की तरफ मैं रुख करूंगा। रजनीश जी का एक लंबा 50 साल का अनुभव है विदेश को कवर करने का, तमाम बतौर पत्रकार। रजनीश जी, क्या हम इस घटनाक्रम के बाद आतंकवाद के खिलाफ जो विश्व की लड़ाई है उसमें हम किसी खास मकाम पर हम अपने आप को खड़ा पाएंगे? और दूसरा, आलोक जी ने कहा कि हमें इजराइल की तरह अपनी घेराबंदी करी होगी, सीमाओं की घेराबंदी करनी होगी। रजनीश जी अनम्यूट करिए। रजनीश जी, रजनीश जी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। रजनीश जी का ऑडियो ठीक किया जाए। रजनीश जी का ऑडियो ठीक करिए। मैं रूप कुमार शर्मा को लेता हूं चर्चा में। रूप कुमार जी, अब कल जब आप मेरे साथ इस वक्त चर्चा में थे तो हम लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए, कहीं चीज़ें हो जाएं, तो सिविल डिफेंस की बड़ी भूमिका थी। लेकिन अब भी
अब तो मुझे लगता है कि इस एयर स्ट्राइक के बाद या इस जो हमने आतंकी हम अड्डों पे हमला किया उसके बाद से अब और भूमिका, आज पूरे देश में जगह जगह ड्रिल हो रहे हैं, अभी रात में भी बहुत सारे ड्रिल हैं देर रात तक। तो अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी सिविल डिफेंस पर आन पड़ी है, रूप कुमार जी? देखिए, सिविल डिफेंस की जो है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा इस समय हो गई है, और अभी इसीलिए नागरिकों को सबसे बड़ा जो है वो सीमा पर जो है सेना लड़ती है, और नागरिकों की जान बचाने का काम जो है सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य विभाग, फायर फाइटर, ये सब सारे लोग वो काम करते हैं। उसका अब आज जो है ये पूरे देश में डिमॉन्स्ट्रेशन जो किया, मॉक ड्रिल की गई है। मॉक ड्रिल से ये लोगों का हम किस तरह से लोगों को बचाएंगे, किस तरह से आगे बचा करके आगे अपने नागरिकों की जान बचाएंगे, इसका जो है मॉक ड्रिल किया गया, और इसके ऊपर हम लोग सारे तैयार हैं। हमारे ऊपर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग और हेल्थ, जितने भी विभाग है इसके डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी, वो सारे सब इसमें शामिल हैं जो इसमें काम करेंगे। अब क्योंकि हमें सबसे बड़ा काम ये होता है कि हमें अपने उसको जो है बचाना है कि अपने नागरिकों की जान बचाएं। कोई भी अगर आपदा आती है तो उस समय हमें कम से कम नागरिकों का नुकसान हो, और कम से कम जो है उसको बचा करके हम अपने लोगों को बचा सकें। मेन हमारा उद्देश्य यही होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है कि अगर कोई आक्रमण जवाबी हमला करता है पाकिस्तान, तो हम अपने नागरिकों को कैसे बचाएं और कितनी कम से कम नुकसान हो, इस बात का हम पूरी तरीके से तैयारी रखें। रजनीश शुक्ला को मैं फिर से लेता हूं, उनका ऑडियो ठीक हो गया है जैसा मुझे बताया गया। रजनीश जी, एक तो आलोक जी ने कहा कि हमको इजराइल की तरह अपनी सीमाओं की घेराबंदी करनी चाहिए, तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, जहाँ तक इस बात का सवाल है, हमें दो मोर्चों पर लड़ना है। एक मोर्चा तो ये है कि हम अपने देश में जो गद्दार हैं उनसे भी लड़ना है, उन पर अंकुश रखना है, और दूसरे जो हमारे बाहर के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे दुश्मन कहे जा सकते हैं, उनसे भी लड़ाई करना है। अब यहाँ पर जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, उनको ये भाषा समझ में नहीं आती। उनको तो जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उनको खत्म किया है, वो काबिल तारीफ है। सारी दुनिया ये मान रही है कि जब तक ये आतंकवाद और दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, हम उन्नति नहीं कर सकते। अब आप देखिए, एक जर्मनी का उदाहरण देखिए, दो जर्मनी थे, दोनों मिल गए और वो दोनों उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान भी हमारे दुश्मनी की तरफ है। हमारा जरूर रखें, बात यह है हो जाता है तो ज्यादा घातक हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हम जो यहाँ से दूसरी इंफॉर्मेशन भेजते हैं उनके ऊपर अंकुश रखना है। दूसरी तरफ हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे भी हमें लड़ाई लड़नी है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि हमें मजबूत होना है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास काफी कुछ है, लेकिन फिर भी हम उस बात के अंदेशे को हम खत्म नहीं कर सकते कि वो कब हमारे ऊपर अटैक कर दें और हमको नुकसान पहुंचाएं। अभी जो पिछली बात हुई है कि हमारे निर्दोष लोगों का, उनका जो मासूम लोग हैं उनका खून किया गया, उनको खुलेआम गोली मार दी गई, ये क्या हो सकता है? वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे बेटे भी हैं, हमारे पत्नी भी हैं। उनके सामने अगर कोई आतंकवादी उसे मार देता है तो हम उससे बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि आज हमें ये सुकून मिला है कि वो लोग जिनकी पत्नी, जिनके भाई, जिनके पति मार दिए गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिली है। और सच कहें कि हम और सारे हिंदुस्तान को इस बात का सुकून हुआ है कि उन्होंने उन दहशतगर्दियों को, उन आतंकवादियों को खत्म किया है, खुलेआम खत्म किया है। सारी दुनिया इस बात की गवाह है और वो खुशी मना रही है। अफगानिस्तान को देखिए, वहाँ खुशी हो रही है। बलूचिस्तान देखिए, वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। और भारत में एक बात बहुत अच्छी हुई है कि भारत में जो लोग कहते थे कि हम अलग हैं, हिंदू मुसलमान अलग हैं, बांटना चाहते थे, वो आज उन्होंने ये प्रूफ हो गया है कि भारत के सारे लोग एक हैं और यूनिट है। चाहे वो कश्मीर से लगा कर केरल या आप ये बंगाल से लगा गुजरात तक, सारे लोग खुशी में झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और यही एक भारत की विशेषता है कि चाहे हम कितने हमारे बीच मतभेद हों, लेकिन उन मतभेदों को
हम भुलाकर ठीक बात हम है। सारी दुनिया को और खास तौर से पाकिस्तान को बताना चाहते हैं, वहां के दहशतगर्दियों को बताना चाहते ठीक हैं है। कि हम कम नहीं हैं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम आपकी आंखें फोड़ ठीक है। देंगे, ताकि आप कभी हमारे हिंदुस्तान पर राज करने का ख्वाब न देख सकें। ठीक बात है। मैं बिलाल सब्जवारी साहब को दोबारा लेता हूँ। बिलाल भाई, अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो आप किस तरीके से अरब वर्ल्ड की प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी पिछले दिनों खबर आई कि तुर्की ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान का बेड़ा भेज दिया, ये जहाज़ भेज दिया, माफ़ कीजिएगा, इस तरह की चीज़ें आई। तो पूरे अरब वर्ल्ड के जो रिएक्शंस को आप किस तरीके से डिकोड करेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, जिस तरह से मिडिल ईस्ट का सवाल है, जिसमें आपका सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर है, ईरान है, जिस तरह से इन सभी देशों ने आतंकवाद के विषय पर भारत का समर्थन किया और भारत को डिफेंड किया है, एक तरह से अपनी एक न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया है, ये बताता है कि पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है जी। और जिस तरह से पाकिस्तान अगर मुस्लिम वर्ल्ड में जितना आइसोलेट होता है, उसकी चाइना पे निर्भरता फिर ज्यादा हो जाती है जी। और जैसे जैसे पाकिस्तान चाइना पर निर्भर होगा, फाइनेंशियली कमजोर है, तो हो सकता है भविष्य में चाइना की विस्तारवादी नीति का शिकार ना हो जाए। जी जी। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन, अपनी पॉलिसी को बहुत ही दोबारा रीडिफाइंड करने की जरूरत है। एक तरह से एक बार फिर मेन स्ट्रीम स्टाइल में सोचने की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि आज दुनिया किस तरह से सोचती है। आपने देखा है कि आज आतंकवाद पर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, चाहे वो उसमें ब्रिटेन है, चाहे उसमें अमेरिका है, चाहे उसमें फ्रांस है, सब खासतौर से हिंदुस्तान के साथ खड़े नजर आए। आपने ये भी देखा होगा कि मार्को रूबेरियो का ये बयान आया, रूबियो का, उन्होंने कहा कि हम इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, जो उन्होंने स्ट्रेटेजिकल अपनी एक पूरी लाइन ड्रॉ की थी पिछले सैटरडे, तो वो सारा बता रहा है कि परिस्थितियां हिंदुस्तान के पक्ष में थी। तो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर एक अपनी बिसात बिछाई, उस बिसात के बाद अपनी एक स्ट्रेटेजी तय की और फिर पाकिस्तान को हिट भी किया और आतंकवाद पे फोकस रखकर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट किया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आज जो आतंकवाद पर जो पूरी विश्व का जो नजरिया है, अब वो उतनी समर्थन हासिल नहीं कर सकता जैसे वो पूर्व में लोगों को बेवकूफ बनाकर करता आया था। तो उसे अब अपने आप को रीडिफाइन करने की जरूरत है और अपनी अर्थव्यवस्था को और खास तौर से अपने आप को अपने जो क्राइसिस है इंटरनल, उन पर वर्क करने की जरूरत है, अदरवाइज पाकिस्तान और पिछड़ जाएगा। जी जी जी। आलोक जी, बिलाल साहब ने एक खतरे की बात बताई कि अगर उसकी अरब वर्ल्ड में निर्भरता कम होगी तो चीन की तरफ ज़्यादा होगा, तो चीन विस्तारवादी नीति अपना सकता है, तो फिर हमारे लिए एक समस्या आ गई। आलोक जी, देखिए, इसके दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जहां तक अरब देशों की बात है, तो अरब देशों में नेतृत्व को लेकर एक आपसी संघर्ष चल रहा है, एक होड़ मची हुई है। वो होड़ ईरान में मची है, सऊदी अरेबिया में मची है और अब उसका एक तीसरा पहलू तुर्की भी आ चुका है जी। तीसरा देश। सब तीनों में से सबसे बड़ी ये जी कि अरब देशों का नेतृत्व कौन करेगा, पहला सवाल तो ये होगा जी। सब लोग अपने अपने हिस्से की डील कर रहे हैं, अपने अपने हिस्से में दमखम दिखा रहे हैं। तुर्की भी एक नया प्लेयर है, वो बड़ी तेजी के साथ उभर रहा है। सवाल ये नहीं है कि अरब देशों के प्रति निर्भरता है। पाकिस्तान की अरब देशों के प्रति निर्भरता बहुत ज्यादा पहले भी नहीं रही है, क्योंकि अगर आप ये मान करके चलें कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के पैसे की अगर बात करें, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब गए थे अमेरिका, तो जिस समय जब उनका अमेरिका से जहाज वापस आ रहा था, तो उसी समय वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी किस्त पाकिस्तान के लिए जारी कर दी थी। ये बहुत बड़ी, मतलब अरबों डॉलर की किस्त जारी कर दी थी। तो ये चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका जहाज वहां से उड़ा और इधर से उन्होंने घोषणा कर दी, दूसरे दिन उसकी घोषणा आ गई, सारे अखबारों में आ गई।
तो सवाल ये नहीं कि केवल अरब देशों का, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो चीन जो एक अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है BRI के तहत, वो चीज सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा पैसा उसमें वो निवेश कर रहा है वो, तो वो निवेश अपना पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों से है, वो ओल्ड सिल्क रूट है। तो आप ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि पाकिस्तान का झुकाव तो उसके प्रति होना ही होना है। दूसरा, उसके दूसरे हाथों में लड्डू इसलिए है कि अमेरिका उसको रोकना चाहेगा कि वो उस तरफ ना जाए, तो अमेरिका की तरफ से भी उसको मदद मिलनी है। इसको अभी तक 20-30 सालों से मिलती आ रही है, और ये सोचना है कि अचानक से हम जगेंगे और वो मतलब अमेरिका उसकी बिल्कुल उंगली छोड़ देगा, वो बेचारा जंगल और बियाबान में घूमता रहेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, इधर चीन भी है, उधर वो भी है। खतरनाक एक जो समीकरण जो बन रहा है वो ये है कि इधर पिछले दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में व्यापार का समझौता चालू हो गया, व्यापार चालू हो गया है। ये एक खतरनाक धुरी है जो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तहत हमलों को घेरती है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत कितना आपके साथ है या कितना नहीं है। देखिए, एक बात है कि सैद्धांतिक तौर पे आपको यही आप कर सकते थे, आप टेररिस्ट में आप वही आपने किया भी, ये जरूरी है, मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन उस उपलब्धि को भी मैं कम नहीं मानता, लेकिन मैं तब भी मैं मानता हूं कि ये पड़ाव है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी तो किया था। तो सवाल है आज की तारीख में, आज के में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको जिंगोइज्म से बचना है। जो पॉलिटिकल जिंगोइज्म हो रहा है, इससे आपको बचना है जी। आपको ऐसे हालात पैदा करने हैं कि आपके यहाँ कोई एक चिड़िया भी पर ना मार सके। चिड़िया का मतलब कोई आतंकवादी या दहशतगर्द पर नहीं मार सके और किसी घटना को अंजाम ना दे सके। सारी चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप बड़े मतलब कुछ एक नाकामी भी रही है, ऐसी नाकामी ना हो। इसको दुरुस्त करने के लिए, जैसे पहलगाम में हम अभी तक पकड़ नहीं पाए, इसको दुरुस्त करने के लिए हम क्या कार्रवाई और क्या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप मान के चलिए डिफेंस से ज्यादा जरूरी है रक्षात्मक आप इतने तौर पर मजबूत हो कि कहीं कोई घटना ना हो सके। ठीक बात है। मेरे पास कुल 1-1.5 मिनट का वक्त है और मैं बहुत जल्दी में सारे मेहमानों से एक फाइनल कमेंट लूंगा। मौसमी जी, आलोक जी ने कहा कि भाई बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान ये एक खतरनाक समीकरण बना है, इसे कैसे देखती हैं? बहुत जल्दी में, बस 20 सेकेंड में। अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको। टैक्टिकल, अभी सर की बात में सहमत हूँ। टैक्टिकल प्रिपेयर्डनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर को कैसे सिक्योरिटी टाइटन करे वो भी बहुत जरूरी है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कैसे पाकिस्तान को लाइक एविडेंस बेस्ड डिप्लोमेसी की बहुत जरूरी है, सो दैट पाकिस्तान जैसे FATF हो वहां से आइसोलेट हो सके, क्योंकि ये फंडिंग जब तक होती रहेगी पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिला रहेगा। और चाइना की बात है, मुझे लगता है ऑलरेडी झुकाव है ही पाकिस्तान के चाइना के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी सर ने बोल ही दिया है, वी ऑल नो कि इन्वेस्टमेंट चाइना ने बहुत कर रखा है पाकिस्तान में। सो नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि डिप्लोमेटिक टाइटनिंग अराउंड पाकिस्तान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अपना बॉर्डर फेंस को स्मार्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, भारत को। थैंक यू। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, किस तरीके से हम जो हमें और सारी चीज़ों को देखना है, आलोक जी ने जिन तरफ इशारा किया है कि जो नए समीकरण बन रहे हैं, और अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि नहीं, हम तो बाकायदा हमें फंडिंग मिल रही है कि आतंकवाद को वो करो, पालो पोसो, तो हम करते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों और आर्थिक मोर्चे पर हम कैसे निपट सकते हैं? देखिए, अब इन चीजों से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हो चुका है। मैंने पहले भी कहा कि जहाँ अमेरिका, रशिया और चाइना की बात होती थी, आज हमारे भारत की भी बात होती है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनकी जो डिप्लोमेसी बहुत हाई हो चुकी है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षा की दृष्टि से, डिप्लोमेसी के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये मान ले रहा हूँ सुरक्षित है, हम सब यही मान के चल रहे हैं, सुरक्षित तो है ही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत काबिल और बड़े आक्रामक हैं, लेकिन जो हकीकत है उसको भी तो, उसको आंखें थोड़ी बंद कर लेंगे उसकी तरफ से। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमको अब बढ़त मिली है, उन्होंने भी उनको कंडेम किया था। ऐसा नहीं है, पहले हमारी बात सुनी नहीं जाती थी, आज दुनिया सुन रहा है हमारी बात को और समझ रहा है, जानता है। ठीक है, हिंदुस्तान एक पावरफुल शक्ति है पूरी दुनिया में, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। थैंक यू। जिसका एक प्रमाण अभी मिला है पहलगाम के बाद, किस तरह दिया गया उसको स्ट्राइक करके आज लोगों के आंख कान हो गए, पाकिस्तान हो या उनके
भाई बंधु। धन्यवाद रजनीश जी, एक छोटी सी टिप्पणी बहुत जल्दी में, बस 10 सेकंड की, जल्दी से। जी देखिए, एक बात और है, हर चीज को हम उससे देखते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और उसको कितना भी समझाया जाए, 3 बार उसे समझाया जा चुका है कि हम पड़ोसी हैं और हम एक साथ उन्नति करें, एक साथ प्रगति करें और तरक्की करें, दोनों मुल्क करें, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। वो जो भाषा जो है उसको दहशतगर्दी की भाषा समझ में आती है और आतंकवाद की भाषा समझ में आती है, और यही वजह है कि वो हमारी सरहदों को पार कर। मैं रजनीश जी आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा अब्बास ने चेतावनी दी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान परमाणु आक्रमण भी कर सकता है भारत पर। यह बहुत बड़ी धमकी है, भारत पाक के बीच कभी भी छिड़ सकता है परमाणु युद्ध, ऐसे संकेत दिए हैं ख्वाजा अब्बास ने। पाक सेना जवाबी कार्रवाई के लिए 24 घंटे तैयार हैं। तो क्या ये बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद? पाकिस्तान की ये गीदड़ भभकी है, गीदड़ धमकी है, या फिर इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा अहमद अब्बास की ये धमकी, गीदड़ भभकी सामने आई है, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमको किसी भी इस वक्त किसी भी चीज़ को बहुत हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। परमाणु युद्ध की धमकी दी है, परमाणु आक्रमण की धमकी दी है ख्वाजा अहमद अब्बास। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान है कि हम परमाणु आक्रमण भी कर सकते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, इस तरीके की बातें की हैं। तो ये क्या इस तरह की आशंकाएं हैं? हम सीधे मेहमानों के पास जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, ये धमकी को किस तरीके से लेंगे? देखिए, वाकई जो कहा जा रहा है गीदड़ भभकी, वो यही है। अदरवाइज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो ईरान ने भी उनको मना किया इस बात को इस तरह से करने के लिए, वो कर नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया जो पावरफुल है, अपने सक्षम है, उसने भी आज 3 साल का हो गया युद्ध, लेकिन अभी भी उसने उसके खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया ये वेपन। तो ये वेपन बहुत ही मुश्किल है। उनका कहना है, एक अलग बात है, अभी तक कह भी रहे थे, अगर आप पानी रोकोगे तो खून बहेगा, इस तरह की बातें उनका काम करना है। छोटे मुंह बड़ी बातें करना उनका काम है, लेकिन वो इस तरह की कोई हरकत करने की। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं जरा 2 मेहमानों से भी लगातार इसमें रिएक्शन लूंगा। आलोक भदौरिया जी, सबसे पहले आपसे। देखिए, इस तरीके के बातें और बयानबाजी केवल अपनी जनता के मनोबल को बढ़ाने के लिए होती है और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए होती है, नैराश्य से बचने के लिए होती है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं। परमाणु युद्ध आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप परमाणु युद्ध के बारे में सोचेंगे, दुनिया की बड़ी ताकतों को पहले ही पता चल जाएगा, वो आपको रोक देगी। बिलाल जी जल्दी से एक छोटा रिएक्शन। देखिए, अभी ख्वाजा आसिफ साहब तो ये कह रहे थे कि अगर हिंदुस्तान इस जंग को रैप करता है तो हम भी तैयार हैं, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो जबान है वो अटैक के बाद कुछ और है, 2 घंटे पहले कुछ और थी, वहां के जर्नल्स की कुछ जबान और है। तो रिफ्लेक्शंस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा नजर आते हैं। और अगर परमाणु धमकी की बात है तो परमाणु धमकी तो फर्स्ट डे से करते ही आ रहा है वो। मैं इसको एक रियलिटी एस्पेक्ट पे नहीं देखता। ठीक बात है। रजनीश जी, जल्दी से 5 सेकंड में। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि परमाणु युद्ध की धमकी एक गीदड़ भभकी है और पाकिस्तान कभी परमाणु युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि एक बात यह है, ये हो सकता है कि परमाणु का युद्ध किया जाए तो भारत की, यही अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि अगर ये हो सकता है कि अगर उन्होंने परमाणु बम भारत पर डाला तो हमारी आधी आबादी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इसलिए परमाणु युद्ध की बात करना एकदम गलत है और पाकिस्तान कभी भी इसका उपयोग नहीं करेगा। वो केवल धमकी दे रहा है, ठीक है, धमकी दे रहा है। ठीक है। रूप कुमार जी, इस तरह की चुनौतियों को सिविल डिफेंस कैसे देखता है? अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। अनम्यूट प्लीज। जी, सिविल डिफेंस का सबसे बड़ा काम ये कि अगर इन केस पाकिस्तान अगर उसके ऊपर परमाणु युद्ध ये करता है तो सबसे पहले हमारे जो है रेस्क्यू टीम्स सारी पूरी तरह से तैयार हैं
और जो इस तरह कोई भी जितने भी अगर अधिक से अधिक जो हानि हो उसको बचाने का हमारा जरूर प्रयास रहेगा। और अगर हम उन्होंने कुछ हमारे ऊपर अगर परमाणु पर उपयोग किया परमाणु बम का, तो हम तो हमारा थोड़ा सा पोर्शन जाएगा, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है पूरा साफ हो जाएगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है परमाणु बम का प्रयोग करेगा। बहुत शुक्रिया मौसमी के सचदेवा, रूप कुमार जी, मोहम्मद अमीन साहब, रजनीश शुक्ला जी, बिलावल जुवारी साहब और आलोक भदौरिया जी, और उन तमाम दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और कहीं ना कहीं अपनी राय बनाई होगी। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, जैसा भी पैनलिस्ट ने कहा कि उसे अपनी देश की जनता के सामने भी मुंह दिखाना है। जो उसकी करतूतें हैं, अपनी करतूतों और लोगों को भरमाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।